चलिए अब हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं इसके माध्यम से बीपीएससी को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। 51 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन को चुनना है। तो इसमें हम सही कथन को चुनेंगे। पहला है, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? क्या किशनगंज जिला है? बिल्कुल सही है। गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला रोहतास है? बिल्कुल सही है। मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला मधुबनी है? बिल्कुल सही है। और दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला पटना है। इसका मतलब यह है कि ये चारों के चारों कथन सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ऐसा देखा जाता है कि बीपीएससी हर बार कोई ना कोई एक चीज ऐसे सवाल डाल करके, अब तो डायनेमिक किस्म का सवाल पूछने लगा है, अब तो वन लाइनर वो पूछ नहीं रहा है बीपीएससी। तो आपको ऐसे सवालों को देखना है, सबसे अधिक सबसे कम, उत्पादन में, निर्यात में, आयात में, ऐसे आपको देखना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने बहुत अच्छा कमाल करते हुए उसने 7 पदक जीता है। पहली बार इतिहास में बिहार के ऐसे कारनामे किए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र बिहार के किस जिले में बनाया गया है? हमने आपको बार बार कहा है कि जिस शब्द में जहां भी क्वेश्चन में पहला शब्द लग जाए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, देखिए, देश का ये पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र है, ऐसा पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। वो गौरव बिहार को प्राप्त हुआ है और बिहार में भी अपना ये पटना जिला को प्राप्त हुआ है। और पटना जिले के जो संजय गांधी जैविक उद्यान है उसी में ये गैंडा प्रजनन केंद्र बनाया गया है। तो ये पूरे भारत में ये पहला है, इसलिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 बिहार के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो आप जैसा कि जानते होंगे नेल्सन मंडेला कौन थे। अफ्रीका के इन्हें गांधी कहा जाता था। तो दुनिया भर के जो अच्छे लोग शांति के लिए कार्य करते हैं उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार बिहार के वीरेंद्र कुमार को दिया गया है। ये गया जिले के ये मेयर हैं और इनके सराहनीय प्रयासों को देखते हुए पीस अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं। बिहार चुनाव आयोग की स्टेट आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बिहार सरकार ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है कि ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से हमारे संवैधानिक संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके पहले चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर जो एक लोक गायिका है, जनवरी में उसको बनाया गया था। इसके बाद फिर मैथिली ठाकुर खादी का ब्रांड एम्बेसडर बन गई, तो फिर उनके जगह पर मोनिका दास को अप्रैल में बनाया गया है। और मोनिका दास ऐसी, ये ट्रांसजेंडर हैं, भारत की पहली ऐसी महिला ट्रांसजेंडर जिनको स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो बिहार सरकार ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है, पूरे भारत में इतिहास रच रहा है। तो आयोग की नजर यहाँ पर जरूर टिका होगा। तो आपको इसके बारे में अच्छे से याद होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? देखने में तो बहुत सिंपल सरल ये महसूस हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कदम हमारे केंद्र राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बिहार में बहुत बड़ी कुरीति, या पूरे भारत में ये कहिए कुरीति ऐसा समाज को जकड़े हुए है जिससे हमारा समाज निकल नहीं पा रहा है। उसमें 3 ऐसी कुरीति है जो हम मानवता को शर्मसार करने पर लगा हुआ है। उसमें पहले नंबर पर है बाल विवाह, दूसरे नंबर पर है दहेज प्रथा और तीसरे नंबर पर है नशाखोरी। इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर के माननीय नीतीश कुमार जी ने मोतिहारी से ये मोतिहारी से इसका ऑप्शन डी है आंसर। मोतिहारी से नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत उन्होंने किया है। मोतिहारी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये बापू धाम है, गांधी जी की ये स्थली है जहां से गांधी जी पूरे विश्व में फेमस हुए थे। तो समाज सुधार अभियान में 3 चीजों को लेकर के नीतीश कुमार जी के द्वारा ये शुरुआत किया गया है।
तो बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। तो ये आयोग के द्वारा पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इस पर आपको नजर होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इंग्लैंड पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ था। कब हुआ था? ऐसा बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि यूनाइटेड किंगडम से अगर कोई भी घटना घटती है तो उससे संबंधित एक न एक सवाल वो पूछते रहता है। और महारानी की मृत्यु तो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली ये महारानी कब से कब तक ये राज की है? 1952 से लेकर के 2022 तक, 2022 तक, इतने लंबे समय तक दुनिया के किसी भी राजा हो, रानी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, किसी ने शासन नहीं किया। यानी कि लगभग ये 25-26 साल की उम्र में ही ये महारानी बन गई थी। तो इतनी बड़ी घटना ये घटी है पिछले साल की, और अभी तक किसी आयोग द्वारा ये सवाल पूछा नहीं गया है। तो आप यकीन मानिए कि इस बार बीपीएससी के लिए एकदम टारगेटेड क्वेश्चन है ये। आप एकदम ये क्वेश्चन पाएंगे वहां पर। तो ये इंग्लैंड की महारानी है। तो अब आपसे सवाल ये है कि नए महारानी, नए महाराजा, वहां के प्रिंस कौन बने हैं, नई महारानी कौन बनी है? तो चार्ल्स तृतीय वहां के नए राजा बने हैं, और कैमिला, कैमिला वहां की नई प्रिंसेस बनी है, महारानी बनी है। तो याद रखना है। तो ये कब हुआ था? ये 8 सितंबर 2022 को उनकी मृत्यु हुई थी। 2022 का साल ऐसा रहा है कि कुछ महान हस्तियों की मृत्यु हुई है। जैसे हमारे देश में लता मंगेशकर जी का फरवरी 2022 में मृत्यु हुआ, और इनकी फिर मृत्यु 22 सितंबर में हुआ। तो आयोग जो है ऐसे ऐसे प्रश्नों को, ऐसे ऐसे घटनाओं को ढूंढते रहता है। तो आपको इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखना है कि विश्व में कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ ही संयुक्त तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 17 जून 2023 को किसके द्वारा प्रदान किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई देखते हुए ही लगाएगा कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के सिवा हमारे देश में और तो कोई है नहीं। आज जो हमारा समय चल रहा है अमृतकाल, हमें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के लिए अमृतकाल चल रहा है, बाकी कोई भी युवाओं के लिए हमें नहीं लगता है कि अमृतकाल उसके लिए है। उसके लिए तो ये विषकाल है। खैर, तो ये 17 जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया है, ये उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, भैरव सिंह शेखावत। ये अभी जो उपराष्ट्रपति बने हुए हैं उनके द्वारा ये दिया गया है। आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा, बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर सुनैना सिंह हैं, या बिहार ओबीसी आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार हैं, या बिहार ईबीसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या हैं? तो ये तीनों कथन सही है, गलत है सुनैना सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर, बिहार को गर्व होना चाहिए कि नालंदा जैसे प्राचीन खंडहर को, विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करने का एक मौका मिला है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको विकसित किया भी गया है। और इसके चांसलर के रूप में हमारे नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगढ़िया, उनको इसका चांसलर बनाया गया है। ये बिहार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये सुनैना सिंह वाइस चांसलर हैं, जबकि चांसलर बनाया गया है अरविंद पनगढ़िया को। तो बिहार अपने पुराने गौरव को फिर से लौटाने का प्रयास कर रहा है। तो इन सब क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप इन सब प्रश्नों को, इन सब कॉन्सेप्ट को आप नेग्लेक्ट करके नहीं चलिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान होगा आपको। आइए आगे चलते हैं। बिहार मंत्रिमंडल के बारे में कौन सा कथन सही है? आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज हैं, बिल्कुल ही सही है ये। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, बिल्कुल ही सही है। इनके तो सपने में राम जी आते हैं, रामचरितमानस के बारे में लगातार टिप्पणी दे रहे हैं आजकल। ग्रामीण विकास मंत्री लेसी सिंह हैं, नहीं, लेसी सिंह क्या है? ये खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री हैं।
और ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं, गलत है ये। आर के सिंह ऊर्जा मंत्री तो हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये हैं, इसलिए 3 और 4 ऑप्शन गलत है। तो सही है मात्र 1 और 2। 1 और 2 इसका डी उत्तर सही होगा। आगे आते हैं 62 नंबर। इनमें से कौन 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का हिस्सा नहीं है? तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 निश्चय योजना का बिल्कुल रट के जाना होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल पूछना ही पूछना है बिहार सरकार को। क्योंकि 7 निश्चय योजना जैसे अभी तीसरा कोई वैसी योजना आया नहीं है, तो आयोग के पास कोई ज्यादा संभावना इससे अलग तो है नहीं, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में ये पूछा जाएगा। तो इसमें आर्थिक हल, युवाओं का बल, ये पार्ट 1 का हिस्सा था, ये पार्ट 2 का हिस्सा नहीं है। बाकी हर खेत तक सिंचाई तक पानी, ये पार्ट 2 का हिस्सा है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, पार्ट 2 का हिस्सा है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, ये पार्ट 2 का हिस्सा है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 7 निश्चय योजना को, क्योंकि बिहार सरकार का ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है ये, और इससे व्यापक स्तर पर बिहार को विकास करने में मदद मिला है। आइए आगे हम देखते हैं। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई है, तो बौद्ध धर्म से, बुद्ध से या जैन से कोई भी नया चीज होगा तो एग्जाम में पूछना ही पूछना है, ये तय है। तो इसमें है 100 फीट के लंबे प्रतिमा बनाई जा रही है। गया में जानी बिगहा नाम का कोई गांव है, वहीं पर ये बहुत बड़े लेटी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी ये बनाई जा रही है। यहाँ याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी है, इसलिए ये आयोग की नजर में भी आ गया है। तो आपको इसको याद रखना है। आगे आइए। भारत सरकार द्वारा अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है, तो अभी अमृत का उषा काल चल रहा है, जैसा कि मोदी जी हमारे बार बार ये कहते हैं, और पता नहीं हमारे लिए अमृत काल चल रहा है या सरकार के लिए चल रहा है। तो अमृत धरोहर योजना के तहत क्या विकसित करना है? क्या रामसर स्थलों को विकसित करना है? आप इन्वायरमेंट में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। क्या भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है, या क्या विदेशों से भारतीय पुरातत्व शेषों को वापस लाना है, या प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाना है? तो ये 2 फरवरी 2023 को, जो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है, उसी को देखते हुए रामसर स्थलों को अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने अमृत धरोहर योजना की शुरुआत उन्होंने किया है। तो हर जगह अमृत ही अमृत टपक रहा है हमारे देश में। आप भी अमृत पीने से चूक न जाए, ऐसा करते रहिए कुछ काम, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं 1-2 बूंद अमृत मिल जाए। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव कार्यक्रम 9 अप्रैल 2023 को कहां आयोजित किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद होगा 1973 में शुरू किया गया है। तो 1973 से 2023 ये पूरे 50 वर्ष का ये हमारे टाइगर का इतिहास जानने के लिए, उसके स्मरण करने के लिए हमारे मैसूर विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, और एक टाइगर पर एक बुकलेट भी जारी किया गया था। तो टाइगर से संबंधित हर साल, चाहे वो सिविल सर्विस यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, ये सवाल पूछता ही पूछता है ये। तो इसका उत्तर ए हो गया। आइए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मतलब ये हुआ कि विश्व में जितने भी बिल्ली प्रजाति की जंतु है, जानवर है, उनको संरक्षण करना है। जैसे बाघ है, चीता है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, ये सब जो जानवर है ये बिग कैट के श्रेणी में आता है। और ऐसा करने वाला भारत इकलौता ऐसा देश है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, VVI ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आना ही आना है इसको। इसका उत्तर सी है, ये भारत ने शुरू किया है। आगे देखते हैं।
हाल ही में नाटो संगठन चर्चा में रहा, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन कौन सा है? जैसा कि आप जान रहे होंगे, नाटो नाटो के कारण ही आज बेचारा ये यूक्रेन भुगत रहा है नाटो में शामिल होने के लिए। ये एक सैनिक गठबंधन है और ये रूस के खिलाफ ही ये बनाया गया था, सैनिक गठबंधन बनाया गया है ये। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, बिल्कुल ही सही है ये। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, बिल्कुल सही है। 2020 को नॉर्थ मैसिडोनिया को इसका 30वां मेंबर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका उत्तर डी गलत है। अप्रैल 2023 में फिनलैंड को 31वां तो सदस्य बना दिया गया है, लेकिन स्वीडन को इसका अभी नाटो का सदस्यता नहीं दिया गया है, प्रोसेस में अभी ये है। तो नाटो चूंकि सालों भर ये चर्चा में रहा है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप केवल इसी क्वेश्चन तक आप सीमित न रहें, आप गूगल करके इसके बारे में और डिटेल्स से जानकारी लें, क्योंकि आयोग बहुत डायनेमिक सवाल पूछ रहा है वो आपसे। तो हो सकता है किसी और देश के बारे में पूछ लीजिए कि कौन देश शामिल है, कौन देश शामिल नहीं है। तो ये अब आपका कर्तव्य है कि इसके बारे में डिटेल से और जानकारी लें। अफ्रीकी देश सूडान हाल ही में चर्चा में रहा, सूडान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? और जान रहे होंगे आप कि भारत सरकार ने इसके लिए एक ऑपरेशन कावेरी चलाया था और वहां के जो फंसे हुए भारतीय थे उसको निकालने के लिए कावेरी ऑपरेशन चलाया गया था। तो सूडान बहुत चर्चाओं में रहा, इसलिए हो सकता है सूडान से आपको डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट सवाल पूछ दे, और यही अभी आयोग कर रहा है। पहला क्या है? ईसाई बहुल दक्षिणी सूडान मुस्लिम बहुल सूडान के साथ नस्लीय भेदभाव के कारण युद्ध हुआ है, तो क्या ये सही है? दूसरा है, सूडान लाल सागर के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल ही ये सही है। विश्व की सबसे लंबी नदी सूडान से होकर प्रवाहित होती है, बिल्कुल ही ये सही क्वेश्चन है एकदम। सूडान से, नील नदी से ही होकर के जाती है। दक्षिणी सूडान 2012 में सूडान से अलग होकर यूएनओ का 193वां देश बना है। ये क्वेश्चन ये गलत है। ये 2012 में नहीं, ये 2011 में यूएनओ का 193वां देश बना है ये। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा 2 और 3, क्योंकि इसमें पहला भी गलत है और चौथा भी गलत है। 2 और 3 सही है। पहला गलत क्यों है? सूडान में आखिर ये सिविल वार हुआ क्यों था? सूडान में सिविल वार ये नहीं हुआ था कि सूडान और दक्षिणी सूडान से लड़ाई नहीं हुआ था। सूडान में ही जो राष्ट्रपति हैं और जो सेना का जो मिलिट्री फोर्स का जो हेड है, उन्हीं दोनों के बीच में सत्ता को लेने के लिए संघर्ष हुआ था। तो ये 2 देशों के बीच नहीं, एक ही देश के अंदर सरकार और सेना के बीच में ये संघर्ष हुआ था। तो इस तरह से इसका उत्तर डी होगा। तो 2 और 3 सही है, 1 और 4 गलत है। तो देखिए, किसी भी देश में कोई भी घटनाएं घटती है तो उसके कई सारे एंगल्स से आपको देखना होगा, तब जाकर के आप एग्जाम को क्लियर कर पाइएगा। केवल घटनाओं को पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, केवल ऑपरेशन कावेरी पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। अब सूडान को लोकेशन देखना होगा आपको। मैप खोलिए और मैप पर जाकर के सूडान को देखिए कि सूडान कौन कौन देशों से लैंड लॉक्ड है या किस किस देशों के साथ ये रहता है, लगा हुआ है। क्योंकि एग्जाम अब ऐसे ही पूछने वाला है आपसे, क्योंकि बीपीएससी भी अब अपने आप को बदल लिया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में महिलाओं के लिए नई बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा की गई है। इस योजना के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, कौन सी योजना गलत है? तो मोदी सरकार महिलाओं पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है और अभी अभी मोदी सरकार ने महिलाओं को संसद में या पार्लियामेंट में आरक्षण देने वाला बिल पास कर दिया है। तो महिलाओं से बेचारे को बहुत ज्यादा अनुराग है मोदी जी को। उन्हीं को देखते हुए मोदी जी ने इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान उन्होंने किया है। पहला प्रावधान क्या है? यह केवल अविवाहित लड़कियों या महिलाओं के लिए है, बिल्कुल ही गलत है। मोदी जी को विवाहित और अविवाहित महिलाओं से कोई एलर्जी नहीं है, सबको ये एक समान एक नजर से वो देखते हैं। तो इसलिए ये पहला ऑप्शन ये बिल्कुल ही गलत है। तो
यही पूछ रहा है कौन सा असत्य है। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपए तथा अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है। महिलाएं जो छोटे छोटे पैसों इधर उधर से जुगाड़ करके इकट्ठा करके रखती है, उसको भी मोदी जी चाह रहे हैं कि वो घर में ना रखें, बैंक में ही जमा कर दें। तो हर तरफ से मोदी जी यही चाहते हैं कि आपके पॉकेट में 1 रुपया ना रहे, लेकिन वो पैसा आपके बैंक में रहे। मोदी सरकार ऐसा चाहती है आपसे। यह योजना केवल 2 वर्षों के लिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 तक ही लागू रहेगी। बिल्कुल सही है। तो इसमें सब है और एक कथन आपका गलत है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। फोर्थ पत्रिका के अनुसार 2023 में भारत की सर्वाधिक संपत्ति वाली महिला कौन है? इसमें सावित्री जिंदल है, जो जिंदल ग्रुप की ये चेयरमैन है, तो उन्हीं के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। मार्च 2023 में ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? चूंकि ब्रिक्स 5 देशों का ये एक गठबंधन है, तो इसमें दिल्मा रूसेफ जो है ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हीं को ये अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना। 2023 का भारतीय महिला खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मीराबाई चानू को। इनको खेल में योगदान देते हुए बीबीसी हर साल ये देता है। पिछले साल भी इन्हीं को दिया था, इस साल भी इन्हीं को दिया है। आगे देखते हैं, 2023 में बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया जाएगा? तो बिम्स्टेक में आप जानते हैं इसमें 7 देश मिलकर के ये समूह बनाए हुए हैं, तो उसी में से अगला जो होगा ये थाईलैंड में होगा। इसके बारे में डिटेल से आपको जानना होगा। अब चूंकि यहाँ टाइम नहीं है, इसलिए हम डिटेल से यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए चर्चाओं में रहे हैं? तो इस बार का ये 100% आने वाला सवाल है, क्योंकि ये लोग बैडमिंटन में धूम मचा के रखे हुए हैं। ये दोनों खिलाड़ी साउथ के हैं और बैडमिंटन में अभी कई सारे ये मेडल जीते हैं, ये चर्चाओं में आ गए हैं। इसलिए आयोग खेल से तो 2-3 सवाल बनाता ही बनाता है, तो एक सवाल यहां से फिक्स है। आगे देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पासपोर्ट जारी किया जाता है और ये पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि कौन सा देश के पासपोर्ट पर कितने देशों तक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं यार। तो इसमें इस सूचकांक के अनुसार जिस देश का रैंक जितना कम होगा वह उतना ही देशों को वीजा मुक्त यात्रा करवा सकता है। बिल्कुल ही सही है ये। सिंगापुर का पहला स्थान है और सिंगापुर के पासपोर्ट धारक 192 देशों के वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो यात्री को उस देश में जाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। वीजा मुक्त का मतलब ये हुआ। इस सूचकांक में भारत का रैंक 80 आया है और भारत के पासपोर्ट धारक 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर है 1, 2, 3, 4। 2022 में भारत का स्थान 87 था, ये भी सही है। तो इसका चारों कथन सही है। तो ऐसे ऐसे ये सब सवाल पूछते ही रहता है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नाम का संस्था बनाने की घोषणा की गई है। इनमें से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल ही ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मोदी जी का ये ड्रीम है ये कि हम अपने देश में रिसर्च सेंटर बनाए। इसीलिए उन्होंने इसके पहले अटल इनोवेशन फाउंडेशन बना कर रखा है। तो इसके माध्यम से आईआईटी से लेकर के और स्कूल कॉलेज तक को रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। पहला है, यह उच्च शिक्षा में वैज्ञानिक शोध के लिए वित्तीय और मॉनिटरिंग करने वाली शीर्ष संस्था होगी। बिल्कुल ही सही है ये। इसके लिए कुल 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। बिल्कुल सही है, जिसमें से 14,000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करेगी तथा 36,000 करोड़ प्राइवेट संस्थानों से उधार मांग करके किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है ये। इसके अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री होंगे। यही गलत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे मोदी जी अपने अलावा किसी को और कोई बनाने ही नहीं देते हैं, बनने ही नहीं देते हैं। तो इसके अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री को कैसे बनने देंगे? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। और इसमें आईआईटी से लेकर के स्कूल कॉलेजों तक शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्कुल सही। तो 1, 2 और 4
1, 2 और 4, ये पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे कॉमन सेंस आपको लगाना है कि हमारे वर्तमान सरकार में मोदी जी की क्या हार्दिक अभिलाषा रहती है। तो ऐसे है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भागलपुर में। ये फेमस क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप जारी किया है, जिसकी अवधि क्या है? तो आप जानते होंगे बिहार सरकार कृषि रोड मैप के माध्यम से बिहार में बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाया है बिहार सरकार ने। पहला रोड मैप कब था? 2008 से 12। दूसरा रोड मैप 12 से 17। तीसरा 17 से 22। चौथा 22 से ही लागू करना था, लेकिन कुछ कारणवश रुक गया। तो 23 से 28, ये 5 सालों के लिए कृषि रोड मैप जारी किया गया है। और इसमें इस बार याद रखना है कि दलहन और तिलहन, दलहन और तिलहन जैसे फसलों पे इस पे फोकस किया जाएगा, यानी कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। उसके लिए ये रोड मैप जारी किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है? तो इसमें शशि भूषण प्रसाद जी हैं, इनको बनाया गया है। निम्न में से गलत जोड़े की पहचान करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके है। देखिए मणिपुर ये शब्द जो आया है, मणिपुर राज्य, बहुत चर्चाओं में रहा है, और आप जानते होंगे किस कारण से चर्चाओं में रहा है। तो मणिपुर के कई एंगल से, कई डायनेमिक एंगल से आपको याद करना होगा। मणिपुर से संबंधित किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, या मणिपुर के सीमा से लगे हुए राज्य, या मणिपुर के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या वहां की जनजातियां, वहां की नदियां, वहां की पहाड़ियों के बारे में, वहां के झील के बारे में, झरनों के बारे में, या म्यांमार की सीमा से लगे हुए वहां के उग्रवादी समूह से, किसी भी प्रकार से मणिपुर से तो 1-2 सवाल आना ही आना है। या तो मुख्यमंत्री से पूछ ले या राज्यपाल से पूछ ले, एक सवाल आना तय है। तो इसको मैथ से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस बार ये बहुत हाईलाइटेड है ये। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस सही है। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके, ये भी सही है। मिजोरम के राज्यपाल फागू चौहान, ये गलत है। तो फागू चौहान जो राज्यपाल हैं वो मेघालय के हैं, जो पहले बिहार के ये राज्यपाल हुआ करते थे, इनको ट्रांसफर हो गया है। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही हैं। तो सब सही है, इसमें से सी कथन गलत है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार की अब तक कितने जीविका समूहों का गठन किया गया है? तो लगभग 10.5 लाख, 11 लाख अभी तक जीविका दीदियों का गठन किया गया है। और जीविका के माध्यम से हमारे बिहार में बहुत ही समावेशी विकास हो रहा है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कब तक 100% साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? वास्तव में देखा जाए तो बिहार में 2 ऐसे कलंक है जो बिहार धो नहीं पा रहा है। कितना भी सरफ साबुन लगा रहा है बिहार सरकार, लेकिन 2 कलंक ऐसा है जो इसको धो ही नहीं पा रहा है। एक कलंक है बिहार सरकार के माथे पर शिक्षा को लेकर के। साक्षरता में हम 36वें नंबर पर हैं, सभी राज्य और केंद्र शासित में सबसे पीछे। और दूसरा है गरीबी के माध्यम में, गरीबी के लेकर के, गरीबी में सबसे ज्यादा गरीबी राज्य का दर्जा बिहार को ही मिला हुआ है। इन्हीं दोनों को धोने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा दिन रात मेहनत किया जा रहा है। देखते हैं कब ये समाप्त होता है। 2030 तक लक्ष्य तो रखा गया है कि 100% हम साक्षरता दर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अब देखिए कहां तक सफल हो पाते हैं। गंगा उद्वह योजना के अंतर्गत निम्न में से किस स्थान पर गंगा का पानी नहीं पहुंचाया जाएगा? तो आप जानते हैं नवादा, बोधगया और राजगीर में पहुंचाया जाएगा। कैमूर में नहीं पहुंचाने का लक्ष्य है, आगे हो सकता है, लेकिन अभी का लक्ष्य नहीं है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्न से किसे प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। गांधी शांति पुरस्कार ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, भारत सरकार के द्वारा ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। पूरे वर्ल्ड में जो भी शांति के लिए काम करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार 2021 के लिए
गीता प्रेस गोरखपुर को अपने शांतिपूर्ण कार्य के लिए दिया गया है। और आप देखे होंगे गीता प्रेस बहुत सस्ते में धार्मिक ग्रंथों का वो प्रकाशन करती है वो। तो इस लिहाज से ये पूरे विश्व में मानवता के लिए अच्छा काम करती है, इसलिए इस बार का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए। लेकिन आपको इसके पिछले वाला भी याद रखना चाहिए, क्योंकि 2020 में भी दिया गया है और 2021 में भी दिया गया है और 2019 में भी दिया गया है, और अभी तक बीपीएससी इसके बारे में सवाल नहीं पूछा है, तो आपको इसको याद रखना है। 2019 में दिया गया है ओमान के जो शेख साहब थे काबूस बिन सैयद, उनको दिया गया है। 2020 में दिया गया है हमारे बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं मुजीबुर रहमान, उनको दिया गया है। और 21 में गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। आगे आते हैं, विश्व में सर्वाधिक गैलियम और जर्मेनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये तो चाइना है, क्योंकि अभी एक ताइवान की कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी थी, भारत में वो बहुत बड़ा प्लांट लगाने वाली थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो भारत सरकार को कहा कि अब हम नहीं बनाएंगे। तो उस समय ये चर्चा आया कि फिर सेमीकंडक्टर के मामले में फिर भारत को ये कहाँ से फिर मिलेगा प्रोडक्शन, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा में आ गया, इसलिए ये सवाल बन गया। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य में पिछले 10 सालों में सबसे तेजी से गरीबों की संख्या में कमी आई है? अभी मैं जिसकी बात कर रहा था कलंक धोने की, वही फिर आ गया। तो अभी 2021 में यही नीति आयोग ने ये बताया था कि बिहार में 51% गरीबी है, यानी कि 10 करोड़ जनता है तो 5 करोड़ सीधे गरीब है। और यही नीति आयोग की अभी रिपोर्ट जुलाई में आई है, तो 2023 की रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत के 126 ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे तेजी से गरीबी को कम करने के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। और अब जो है बिहार में गरीबी 33% पर आ गया है। तो बिहार गरीबी के मामले में अपना पोजीशन सुधार रहा है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है बिहार सरकार के द्वारा। तो सबसे तेजी से सभी राज्यों से आगे निकल गया है बिहार गरीबी को कम करने। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सोने का हाथ पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो राज्यवर्धन आजाद इसके लेखक है। सोने का हाथ ये एक डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ किताब है, और डॉक्टर की जिंदगी पर आधारित ये किताब है कि एक डॉक्टर की जीवनचर्या कैसी होती है, सुबह से उठने से लेकर के रात में सोने तक एक डॉक्टर की दिनचर्या पर एक किताब में जिक्र किया गया है। और ये बताया गया है कि ये जो हाथ डॉक्टर का कोई जो हाथ होता है वो कोई आम हाथ नहीं होता है। अगर वो ऑपरेशन कर रहा है और उसका हाथ थोड़ा सा इधर से उधर हुआ, बस उस पूरे मरीज की जिंदगी खत्म। इसलिए डॉक्टर का जो हाथ है वो कोई आम हाथ नहीं है, सोने का हाथ होता है उसका। हम लोग भले ही डॉक्टर को ये नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर कभी डॉक्टर के जीवन को अगर जानना हो नजदीक से, ये इस किताब को पढ़ करके देखिए, वास्तव में लगेगा कि बहुत कठिन जीवन जीते हैं वो लोग। सुबह से शाम तक मरीजों के साथ रहते हैं, तरह तरह के मरीज से उनका भेंट मुलाकात होता है। अस्पताल एक ऐसा जगह है जहां पर किसी के चेहरे पर खुशी का कोई रौनक नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई रोता कलपता ही डॉक्टर को मिलता है। इस परिस्थिति में बेचारा वो घर जाता है, दिन भर का जो लटका हुआ मुंह होता है उसको देख करके, तो बेचारे को ऐसा फीलिंग होता है, कैसा फीलिंग होता होगा ये तो वही समझ सकता है। तो एक डॉक्टर के जीवन पर ये लिखा हुआ किताब है, बहुत अच्छी किताब है, हमने पढ़ी है, बहुत बेजोर है। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ राइटर भी हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में किया गया था जल जीवन हरियाली मिशन। इसके माध्यम से बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे में लगाया जा रहा है, बिल्कुल सही। थावे कहाँ है? गोपालगंज में। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऐसे ऐसे कारनामे बिहार ही करता है, मंदिर में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। उधर यूपी में भी मंदिर बन रहा है, तो
वर्तमान सरकार का अमृत काल है तो मंदिरों में ही टपक रहा है। जो ये पश्चिमी चंपारण में न होकर के पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है, बिहार का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर, ये बिहार के पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। बिहार में रोड रिसर्च संस्थान मोकामा में। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में, बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसका गलत। बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 में पटना की मेयर किसे चुना गया है? ये सीता साहू है, पिछले बार भी थी और इस बार भी ये पटना की मेयर बन गई है। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमीला प्रजापति, दिलमणि मिश्रा, सुमन कुमारी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। अश्वमेघ देवी है। अभी हाल ही में चर्चाओं में आया था। अभी दैनिक जागरण जो अखबार है, उसने अभी 3 महीने पहले वो सभी बिहार सरकार की पोल खोल दिया था कि बिहार में बहुत सारे आयोग तो बना दिए गए हैं, लेकिन एक भी आयोग के कोई अध्यक्ष नहीं है। तब जाकर के बिहार सरकार को याद आया कि अरे हमने तो बना के रखा है आयोग और उसके अध्यक्ष ही नहीं बनाया है। और तब फटाफट फटाफट सभी विभागों के अध्यक्ष बना दिए गए और जितने भी खाली पोस्ट से अपने अपने शुभचिंतकों को दे दिया गया। तो इस तरह से इसमें महिला आयोग के अश्वमेघ देवी को बनाया गया है। बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें है सिडबी के साथ, है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक के साथ, क्योंकि ये बैंक वित्त प्रोवाइड करवाएगा और बिहार सरकार उसके माध्यम से जीविका दीदियों को जो बनाया गया है उसमें ये वितरित करेगा पैसों का। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरुआत हुआ है? ये बेगूसराय में किया गया। के बाद है 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? तो इसको आप कॉमन सेंस से याद रख सकते हैं, 150, 100, 75 और 50। अभी एक ऐसा शब्द है जो सबसे प्यारा शब्द अभी घूम रहा है, वो है 75। आजादी का अमृत काल है 75 वर्ष का। कहीं भी देख लीजिए अमृत सरोवर बनाया जा रहा है तो 75 की संख्या में बनाया जा रहा है। स्मॉल बैंक खोला जा रहा है तो 75 की संख्या में। तो मोदी सरकार के शायद ये 75 साल बहुत ही लकी है और यहीं पर अमृत टपक रहा है। तो ये 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया है। और नए संसद भवन के बारे में आपको याद होना चाहिए, इसमें 3-4 ऐसे फैक्ट हैं क्योंकि ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि इस बार बिहार टीचर के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इससे याद रखना है कि इसमें जो नई सीट बढ़ाया गया है, लोकसभा में 888 सीट और राज्यसभा में 384 सीट बढ़ाया गया है। टोटल 1272 सीटों की संख्या बढ़ाया गया है। 1272, यानी कि अगली बार जो भी संख्या बढ़ाया जाएगा तो कितने बढ़ाए जाएंगे। अभी हमारे संसद भवन पे तिरंगा झंडा फहराकर उद्घाटन किसने किया है? उपराष्ट्रपति ने किया है। और पहला सत्र अभी शुरू हो चुका है। इसमें मणिपुर में भीषण जातीय संघर्ष हुआ है। मणिपुर के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। मणिपुर में सत्य कथन को चुनना है भाई, तो क्या आप चुन सकते हैं इसमें? मणिपुर में हमने बार बार आपको कहा है कि मणिपुर से संबंधित 1 से 2 सवाल आना ही आना है। उसी को लेकर के हमने भी 3-4 डायनेमिक क्वेश्चन हमने भी बना रखे हैं और इससे संबंधित शायद पूछा जा सके। तो मणिपुर में भीषण जातीय संघर्ष हुआ है, मणिपुर से संबंधित एक सवाल है ये। बहुसंख्यक मतई समुदाय को मणिपुर उच्च न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के आदेश के कारण ये हुआ है संघर्ष। बिल्कुल सही कथन है। मतई समुदाय जो है वहां के जनरल कैटेगरी में आती है।
लेकिन वहां की कंडीशन ये है कि मणिपुर के जो 90% जमीन है उस पर कुकी और नागा जनजातियों के लिए रिजर्व है, और मात्र 10% जमीन पे मैतेई समुदाय का उस पर इनका रहना सहना है। बाकी 90% जमीन पर ये रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों का आंदोलन चल रहा था कि हमें भी भाई जनजातियों का दर्जा दे दो, ताकि हम भी पूरे मणिपुर में रह सके, निवास कर सके। उसी को लेकर के वहां के हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, सरकार को कहा कि आप मतई समुदाय को जनजातीय देने के दर्जा देने के संबंध में आप कुछ निर्णय लीजिए। तो इसका विरोध नागा और कुकी जनजातियों ने खुल करके विरोध किया, और उसी का परिणाम हुआ कि मणिपुर में संघर्ष शुरू हो गया। दूसरा है अल्पसंख्यक कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में। तो ये तो कुकी समुदाय खुद ही पहले से जनजाति है, तो ये दूसरा कथन भी गलत है। ये मणिपुर हिंसा की जांच है तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। बिल्कुल सही है, ये 1 नंबर सही है, 3 नंबर सही है। मणिपुर की सीमा असम, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ स्पर्श करती है। गलत है ये। असम के साथ स्पर्श करती है लेकिन त्रिपुरा के साथ टच नहीं करती है, तो ये भी 4 नंबर को गलत। 1972 में मणिपुर को मेघालय तथा मिजोरम के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए कैसे सवाल को डायनेमिक तरीके से घुमाया जा रहा है। तो 1972 में मणिपुर को तो राज्य का दर्जा मिला ही था, साथ ही मेघालय को मिला था और त्रिपुरा को मिला था। मिजोरम को 1987 में जाकर के राज्य का दर्जा मिला था। ये भी कथन आपका गलत है, 5 नंबर भी कथन आपका गलत है। तो सिर्फ सही कौन सा है? 1 और 3 सही है। यानी कि मतई समुदाय को दर्जा देने के लिए ये संघर्ष हुआ जनजाति का, और दूसरा इसकी जांच के लिए अजय लांबा के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। तो देखिए मणिपुर में एक संघर्ष हुआ, लेकिन आयोग आपसे कितने डायनेमिक सवाल पूछ सकता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप जाकर के मैप खोलिए और मैप में मणिपुर से संबंधित जितने भी सारे तथ्य फैक्ट्स आपको आ सकते हैं उसको नोट करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत डायनेमिक हो चुका है। हाल ही में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। तो देखिए सबसे बड़ी है ये, और आपको हमेशा याद रखना है सबसे बड़ी हो या पहला हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक के तुमकुर जिला है, वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 85वां है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र 2023 के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कसाबा कुरोसी को, ये चुना गया है। ये निम्न में से कौन सा कथन सही है? दानुरी दक्षिण कोरिया का चंद्रमा मिशन उपग्रह है। अब सब देश अपने अपने चंद्र ग्रहण पर लगा हुआ है। बिल्कुल सही है ये। हुआपू 1 चीन का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है। तो जिस तरह से जेम्स वेब को नासा ने स्थापित किया है तो चाइना पीछे क्यों रहेगा? ये भी सही है। तारा सऊदी अरब का पहला रोबोटिक जो एयरपोर्ट पे पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरे का मिलान करेगी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सैट 2 उत्तर कोरिया का पहला उपग्रह है। बेचारे के पास अभी मिसाइल छोड़ने से फुर्सत ही नहीं है, ये उपग्रह क्या छोड़ेगा ये, इसलिए ये इसका नहीं, दक्षिण कोरिया का ये पहला उपग्रह है। इसमें से आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही कथन है, बाकी चौथा कथन गलत है इसमें। 25 मार्च 2023 को अर्थ आवर मनाया गया। यह किस संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है? ये तो WWF वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, WWF वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, इसके द्वारा मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया गया था। अर्थ आवर में होता यह है कि आधे घंटे के लिए बिजली को ऑफ कर दिया जाता है। मार्च के दूसरे शनिवार को ये ऑफ कर दिया जाता है। तो ये एक पहल है बिजली बचाने का। अक्टूबर 2022 को आनुवांशिक अभियांत्रिक अनुमोदन समिति ने जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती की स्वीकृति दे दी है। जीएम सरसों का हाइब्रिड बीज
किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। और अब जो है, जो तेल हम बहुत ज्यादा आयात करते हैं, उसको अब हमें अपने देश पर ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन का एक बहुत ही अद्भुत ये संग्रह आपको हमने दिया है। प्लीज आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार से कम इसको रिवीजन मत करिएगा, क्योंकि हमने इतना अच्छे से ये निचोड़ निकाल करके लाया है कि आप इधर उधर मैगजीन में वन लाइनर पढ़ते हुए रह जाएंगे। वन लाइनर से अब प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ये बहुत ही डायनेमिक किस्म का एग्जाम हो गया है। हम इसके आगे के भी और सीरीज लाएंगे, आप बने रहिए। पोटेंशिया आईएएस में लाइक करते रहिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।